दिग्विजय जी, आप को ये चुनाव लड़ने के लिए बोला गया या आपको खुद मन से ये चुनाव लड़ना था? देखिए, मैंने तो हमेशा से कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में काम किया है और पिछली बार उनका पार्टी का आदेश हुआ भोपाल से लड़िए, मैं भोपाल से लड़ा। इस बार आदेश हुआ राजगढ़ से लड़िए, राजगढ़ से लड़ा। आदेश था? आदेश का मानना पड़ता है। खुद मन से लड़ना चाह रहे थे? देखिए, बात यह है कि जब कहा गया तो स्वाभाविक है। मेरा पुरानी कॉन्स्टिट्यूंसी है, यहाँ के परिवार के रिश्ते हमारे हैं, घर घर में हमारे पारिवारिक संबंध हैं। एक अद्भुत कैंपेन आप रन कर रहे हैं, क्योंकि ये 70 और 80 के दशक में जो कैंपेन होता है वैसा कैंपेन है। ना कोई बड़ी सभा है, ना कोई बड़ी रैली है, ना कोई बड़ा नेता आ रहा है, बस घर घर जाकर मिल रहे हैं, एक छोटी छोटी नुक्कड़ सभा कर रहे हैं। मेरा कैंपेन तो हमेशा ऐसे ही रहा है। कोई बड़े नेता को नहीं आएंगे बड़े नेता में तो सचिन पायलट, अशोक गहलोत का चल रहा है, क्योंकि वो लोग भी चुनाव लड़ रहे थे, इसलिए उसमें है कि राहुल गांधी जी की तो अभी पदयात्रा हुई थी यहाँ पर, इसलिए कोई दिक्कत नहीं थी। पर ये जो छोटा बॉक्स लेके जो आप घूम रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, आपको लगता है इससे ज्यादा आप कनेक्ट कर पा रहे हैं अपने वोटर से? मैंने हमेशा मेरे वर्किंग को डिसेंट्रलाइज फंक्शनिंग रखा है। As Chief Minister also, I ran a decentralized governance where I empowered the Gram Sabhas and the Gram Panchayats. And when I contest elections, I usually empower the polling booth. जी. So the whole campaign is being run by my workers at the polling booth. I've asked outsiders not to come to campaign for me. I've got enough workers who will campaign for me. दिग्विजय जी, क्या, क्योंकि आपने बोला था 3 दिन पहले, हमने सुना था, ये मान लें कि आपका आखिरी चुनाव है, क्योंकि आपने बोला था आखिरी चुनाव है। मैं 77 साल का हूँ, 5 साल 82 साल का हो जाऊंगा। तो आखिरी चुनाव है? अभी तो है, इसीलिए अभी तो तो हो सकता है एक और हो उसके बाद। आखिरी है? आखिरी। तो इमोशनल फैक्टर भी होगा फिर थोड़ा, सीएम रह चुके हैं यहाँ पर, आखिरी चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है, तो उतना ही ज्यादा महत्वपूर्ण इमोशनल कंटेंट तो है इसमें। उसके बिना पे वोट मांग रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे वर्किंग पे, मेरे व्यवहार पे, मेरी जो संबंध है उसके आधार पे वोट मांग रहा हूँ। एक आपकी इमेज है राजा की, डिग्गी राजा कहा जाता है जगह जगह। राजा रजवाड़े तो 1947 में खत्म हो गए। मैं तो साधारण भाई हूँ। हम अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से मिलके आ रहे हैं, उन्होंने आपको एक्चुअली बोला है कि आई विश हिम वेल। बढ़िया करें दिग्विजय जी। धन्यवाद। कॉम्प्लीमेंट रिटर्न करेंगे या रेसिप्रोकेट? रेसिप्रोकेट, ठीक करें। जीते जी। हराने की तो पूरी कोशिश हम कर रहे हैं। यहाँ पे अमित शाह आए थे दिग्विजय जी, उन्होंने जो लैंग्वेज इस्तेमाल की कि आखिरी चुनाव है, आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले। उनकी बड़ी कृपा है। 15 मिनट के भाषण में 17 बार मेरा नाम लिया और 8 झूठ बोल गए 8 बिंदुओं पर। ये तो एक, या तो इन्होंने गुरु को सिखाया या गुरु ने इनको सिखाया झूठ बोलना। कुछ बोलना चाहेंगे? जो लैंग्वेज का इस्तेमाल हुआ, मुझे कुछ नहीं कहना। कुछ नहीं कहना चाहेंगे। किन मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं दिग्विजय जी? ये संसदीय प्रणाली है। संसद सदस्य यहाँ का प्रतिनिधि है। यहाँ की दिक्कत परेशानियों की आवाज संसद में उठाए, केंद्र सरकार से नीतियों पर बात करे, राज्य सरकार से क्रियान्वयन पर बात करे और लोगों के बीच में संपर्क में रहे। मैंने मेरा जीवन का राजनीतिक काम करने का 5 सूत्र मेरे लिए महत्वपूर्ण है: संपर्क, संवाद, समन्वय, सामंजस्य और सकारात्मक सोच। यही मेरी राजनीति का अंग है, उसी के रास्ते पे चलता हूँ। दिग्विजय जी, बस 3-4 सवाल आपसे करूंगी, ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, क्योंकि ये तो आपके क्षेत्र की बात हो गई, क्योंकि आप यहाँ से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। अगर एक कांग्रेसमैन की उससे देखें और थोड़ा
अगर जो कांग्रेस चुनाव लड़ रही है ऑन अ नेशनल स्केल, उसके ऊपर देखें, इस बार क्या डिफरेंट है? आपको क्या लगता है कांग्रेस ये चुनाव अलग क्यों लड़ रही है? इस साल मैं तो कहता हूं कि सबको कांग्रेस का चुनाव घोषणा पत्र जरूर पढ़ना चाहिए। इस चुनाव घोषणा पत्र में पूरा जो हमारा सोच है, विचारधारा है, मंथन है, कैसे इस देश को और विकसित किया जा सकता है, कैसे बेरोजगारों को रोजगार दिया जा सकता है, कैसे महंगाई पर नियंत्रण किया जा सकता है, कैसे महिलाओं के शोषित वर्ग को, जो गरीब है, उनको कैसे हम लोग यूनिवर्सल बेनिफिट स्कीम के अंतर्गत लेके ज्यादा ज्यादा उनको लोग मदद कर सके पर मंथ। 30 लाख वैकेंसीज है, 30 लाख वैकेंसीज है, उनको भरेंगे, लोगों को रोजगार देंगे। साथ में किसान आज परेशान है, उसका जो लागत है, जो उसका एक्सपेंडिचर है, वो बढ़ता जा रहा है, इनकम बढ़ नहीं रही है। तो हमारी 5 गारंटीज जो है, उसका बेहद अच्छा असर हो रहा है। घर घर हमने वो गारंटीज बंटवा दी ऑलमोस्ट। दिग्विजय जी, प्रधानमंत्री ने आज छठी बार बोला है कि ये, क्योंकि आपके वोटर के लिए भी इम्पोर्टेंट है जो यहाँ पर आपको वोट देंगे, कि ये मुस्लिम मैनिफेस्टो है। बात ये, मोदी जी से बड़ा झूठा आदमी मैंने दुनिया में नहीं देखा। ये मेरा दुर्भाग्य है, देश का दुर्भाग्य है कि हमारा प्रधानमंत्री इतना झूठ बोलता है। एक जगह भी बता दे हमारे चुनाव घोषणा पत्र में हिंदू मुसलमान का कहीं जिक्र भी हमने किया हो। मुस्लिम लीग की तो बात ही छोड़ दीजिए, इतना झूठ बोला है इन्होंने। मैं तो, मेरे पास मैनिफेस्टो है, पढ़ के बता दीजिए कहाँ लिखा है मुस्लिम लीग। जो कहा जा रहा है, आप तो पढ़ी लिखी महिला है, आपने हमारा इलेक्शन मैनिफेस्टो पढ़ा है जी। उसमें कहीं उल्लेख है क्या? नहीं लिखा। तो मतलब झूठ बोल रहा है ना मोदी। अब हर पार्टी का अपना कैंपेन है। ठीक, ये कैंपेन नहीं है, ये झूठ का कैंपेन है, ये पार्टी का कैंपेन नहीं है। ये भी कहा जा रहा है कि एक्सरे होगा, जो आप बात ये है, किस संदर्भ में कहा है? कास्ट, वेल्थ टैक्स, इनहेरिटेंस टैक्स। नो जी, कहाँ? देयर इज नो वर्ड ऑफ इनहेरिटेंस टैक्स इन दिस। आपके मैनिफेस्टो वेल्थ टैक्स भी नहीं है। बात यह है, कास्ट बेस्ड सर्वे होना चाहिए। सेंसस तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कास्ट बेस्ड सेंसस की हम लोगों ने मांग की है। कास्ट बेस्ड सेंसस हुआ भी है। अब जैसे इस गांव में, यहाँ पे सोंधिया भी है और हमारे SC ST तो है, और तो बात यह है, अब जैसे सोंधिया समाज यहाँ पर है जी, कितने सोंधिया समाज के लोगों को IAS IPS IFS की जगह मिलती है, कितने सोंधिया समाज के लोग आज कॉर्पोरेट सेक्टर में है। ये है कि आखिर कौन कौन, जैसे प्रजापति समाज है, हमारा हमारे शेड्यूल्ड कास्ट है, शेड्यूल्ड ट्राइब है, उन लोगों को कितना महत्व मिलता है सरकार में। इन सब बातों पर सर्वे तो होना चाहिए, पता तो लगना चाहिए ना, क्योंकि जब तक पता नहीं लगेगा तो नीतियां कैसे बनेंगी। तो ये एक्सरे जो है, किसी की बीमारी होती है तो एक्सरे का है कि उसकी बॉडी में क्या क्या बीमारी है पता लगाने के लिए होता है। तो ये कास्ट सेंसस हमारा कौन कौन से सोशल सेक्टर्स हैं, सोशल सेक्शंस हैं, जिनको कि आज विशेष तौर पे कुछ आगे मदद की जा सकती है, इस पर आवश्यकता है। लेकिन ये इनहेरिटेंस टैक्स का तो उसमें जिक्र भी नहीं है। पर बात ये आ जाती है ना दिग्विजय जी, क्योंकि जब आप ही के कॉलीग जैसे सैम पित्रोदा जी बयानबाजी कर देते हैं, फिर वो बड़ा हो जाता है। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने साफ बोला है कि सोच रही है सरकार, इसमें सरकार नहीं, जो आपकी पार्टी है कांग्रेस सोच रही है, विचार हो रहा है इसका, क्यों नहीं होना चाहिए। वेयर इज इट? वेयर इज इन कहाँ पर है? मैं तो उनके सैम पित्रोदा जी, मैं तो चुनाव घोषणा पत्र की बात मानूंगा या सैम पित्रोदा की मानूंगा? नहीं मानते सैम पित्रोदा। मैं चुनाव घोषणा पत्र में कहाँ, बताइए? नहीं, उसमें नहीं है, तो फिर ये क्यों फिर ऐसी? आप चर्चा कर रही हैं, हमने कहा मोदी चर्चा करा रहे हैं सैम पित्रोदा से, नहीं आप लोगों से। हमने थोड़ा बोला है। आप इस बात को समझिए कि पूरी मीडिया केवल हमसे जो क्वेश्चंस पूछती है, मैं आपके बारे में नहीं कह रहा हूँ, बट जिस प्रकार से मोदी का के
और बीजेपी के तरफ से जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं वही हमसे बार बार पूछे आपको लग रहा है मैं बीजेपी का सवाल नहीं, पूछ रही हूँ? आप नहीं कर रही हैं, आप मॉडरेट रूप से काम बात कर रही हैं, लेकिन अधिकांश जो मेरे पास आते हैं नेशनल मीडिया के जी। उनके सदे सदाए सवाल होते हैं। समझ में आ गया मुझे आप क्या मतलब। चलिए हम तो अपना काम कर रहे हैं, बस 3 सवाल और कहूंगी आपसे दिग्विजय जी। यहाँ पे बहुत सारी आपकी जो वोटर हैं उनमें महिलाएं भी हैं। बार बार मंगलसूत्र का जिक्र हो रहा है कि आपका मंगलसूत्र ले लेंगे, आपका सोना ले लेंगे। कहाँ से ले लिया, कौन ने ले लिया? सन 47 से लेकर हम लोग सरकार में रहे, सबसे ज्यादा सत्ता में कांग्रेस पार्टी रही। मंगलसूत्र तो सन 62 की लड़ाई में इंदिरा जी ने मंगलसूत्र अपना खुद का जाके देश के हित के लिए उन्होंने उसको दान में दिया था। कभी कांग्रेस पार्टी ने मंगलसूत्र के बारे में बात भी की है? मैं कहता हूं कि मोदी जैसा झूठा आदमी मैंने नहीं देखा। मुझे दुख इस बात का होता है कि इतना झूठ बोलने वाला भी हमारा प्रधानमंत्री हो सकता है। कहाँ के मंगलसूत्र बीच में कहाँ से आ गया? मंगलसूत्र कोई इश्यू है क्या? वो ना महंगाई के बारे में बात कर रहे, ना गरीबी के बारे में बात कर रहे, ना उन्होंने 16 लाख करोड़ का जो कर्जा माफ कर दिया बड़े उद्योगपतियों का, ना उसके बारे में बात कर रहे, ना वो बेरोजगारी की बात कर रहे। किस कदर मैं कहता हूँ एट्रिशन हो रहा है, किस कदर से नौकरी से लोगों को निकाला जा रहा है आज आईटी सेक्टर में, ये सब चिंतन के विषय है। लड़के बेरोजगार हैं, आपके वादे और एक सपना दिखाते हैं मोदी जी। पहले कहा था 10 साल दो मैं विकसित भारत कर दूंगा, अब कह रहे हैं 2047 में जाके विकसित भारत करूंगा, या कि 5 बार चुनाव और जिताइए मुझे, उसके बाद 5 बार चुनाव में वो रहेंगे कहाँ? तो बात वही है कि ये केवल सपने दिखाते हैं, इनको कोई लेना देना गरीब से नहीं है। केवल सूट बूट की सरकार है ये, और बड़े बड़े उद्योगपतियों की सरकार है, जिसने पूरे देश की संपत्ति 70% संपत्ति चंद उद्योगपतियों के हाथ में दे दी। दिग्विजय जी, मेरा आखिरी सवाल, आपको आदेश मिला, आपने चुनाव लड़ा एक कांग्रेसमैन होने की, उसमें आपको लगता है कि जो बाकी नेता हैं उनको भी लड़ना चाहिए, राहुल गांधी को लड़ना चाहिए? हारे जीते अलग बात, चुनाव यूपी में वायनाड से लड़ रहे हैं, वहीं पे लड़े या यूपी है? ये तो उनके विवेक पर है, पार्टी जो तय करेगी वो करेंगे। इस बार चुनाव अलग क्यों है? इस बार जो आप कह रहे हैं कि बेरोजगारी है, इन्फ्लेशन है, महंगाई है, इस बार मुद्दे हैं, आपको लगता है इस बार वोट गिरेगा? क्योंकि 19 में तो नहीं गिरा इसके ऊपर, क्योंकि आपने यही बोला था 19 में। बात यह है कि आप देखिए कि किस कदर देश की आर्थिक हालत गिरती चली जा रही है। जो सेविंग्स रेट, जो बचत है, उसमें कमी होती जा रही है, और उसके कारण आप किसी भी गांव के किसान या मजदूर से पूछ लीजिए कि आखिर उसकी आमदनी अगर 100 है तो आज खर्चा 110 हो रहा है। मान लिया ये बचत नहीं हो रही है, पर ये एक आध्यात्मिक कॉन्वर्सेशन, एकेडमिक कॉन्वर्सेशन रह गई है। दिग्विजय जी, इस पे वोट क्यों नहीं पड़ रहा है फिर कांग्रेस को? वोट तो पड़ता है और पड़ेगा। हमारे पास आज भी जो वोट है वो कम से कम 11 करोड़ वोट हमारे पास 2019 में ही पड़ा था, और उसमें बढ़ोतरी होनी है। आज हम लोग सारी सीटें तो नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन फिर उसके बावजूद भी कांग्रेस का आज भी सेकंड लार्जेस्ट पार्टी के रूप में है। इफेक्टिव ऑपोजिशन कांग्रेस पार्टी की है। जनता के मन में पूरे तरीके से आज महंगाई और बेरोजगारी की बात है। दबाव जरूर बीजेपी का है। अब जैसे आज जो इंदौर में कैंडिडेट हमारा विड्रॉ करवाया है, उसके ऊपर 376 का केस लगवा दिया, 307 का केस लगवा दिया। पर बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं इंदौर वाले कैंडिडेट। बात यह है कि इतना दबाव उसके ऊपर कर दिया है, आप कुछ पता लगा लीजिए क्या हुआ है, सूरत में क्या हुआ है। ये पूरे तरीके से ये इतना परेशान कर रहे हैं लोग अपने प्रतिद्वंदियों को, तो हम जैसे लोगों को फर्क नहीं पड़ता, क्या बिगाड़ लोगे मेरा, ना मैं डरता हूं उनसे। लेकिन जो कुछ कमजोर लोग होते हैं कर लेते हैं। एमपी में कितनी सीट देंगे दिग्विजय जी इस बार? हम तो 29 सीट लेंगे। बहुत शुक्रिया सर।